गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंजू श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर। हिंदी ई क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको पद परिचय में संज्ञा का पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय पढ़ा दिया है और क्रिया मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आज हम जानेंगे क्रिया का पद परिचय कैसे दिया जाता है। तो क्रिया का पद परिचय जानने के लिए क्रिया की परिभाषा और उसके भेदों को जानना आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम कल भी मैंने आपको बताया था कि क्रिया और उसके भेद क्या हैं। आज अन्य शेष भेद जानते हैं। तो क्रिया की परिभाषा: क्रिया वे शब्द अर्थात पद हैं जिससे किसी कार्य के करने या होने तथा किसी घटना की, वस्तु या स्थिति की अवस्था स्थिति का बोध होता है। और क्रिया किसी न किसी धातु रूपों से बनती हैं, अर्थात अगर क्रिया से ना हटा दिया जाए तो शेष बचा हुआ रूप धातु कहलाता है। और क्रिया के दो मुख्य भेद होते हैं: कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि जिस वाक्यों में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, हंसना, मुस्कराना आदि। और जिन क्रियाओं में वाक्य कर्म की अपेक्षा करते हैं वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, लेना, देना। इन क्रियाओं में किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। और रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य भेदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला मुख्य भेद है यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलकर के मुख्य क्रिया का काम करती हैं। एक क्रिया पूर्णकालिक होती है, बीच में कारालुप्त हो जाता है, जैसे वह सामान रख कर गया। तो यहाँ पर वो सामान रख कर गया या वो आ पहुँची, मैंने पत्र लिख भेजा। तो इसमें आप देखेंगे कि दो क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। फिर इसके बाद संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया भी दो धातुओं से ही बनती है, परंतु समस्त क्रिया से थोड़ी अलग होती है। जैसे यहाँ पर अर्थ केवल पहली क्रिया का ही लिया जाता है, जैसे चलना, चल देना, आना जाना केवल आने का अर्थ, लेना देना केवल लेने का अर्थ है और दूसरी क्रिया केवल उसके सहायक रूपों में आती है। क्रिया का तीसरा रूप है समस्त क्रिया। समस्त क्रिया में धातुओं के योग से ही बनती हैं और दोनों क्रियाओं का समास हो जाने के कारण जो है क्रिया दोनों धातुओं के बीच में डैश लग जाता है। जैसे मैं आजकल लिख पढ़ नहीं पा रहा हूँ, समस्त क्रिया में दोनों का ही अर्थ लिया जाता है। मैं अब चल फिर सकता हूँ या वह उठ बैठ सकती है। नाम धातु क्रिया। इन क्रियाओं में आने वाली धातुएं नाम धातु कही जाती हैं। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण प्रत्यय लगा करके जो धातुएं बनती हैं वो नाम धातु कहलाती हैं, जैसे शर्म से शर्माना, लालच से ललचाना आदि। अब हम क्रिया के अगले भेद पर आते हैं, जिसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में दूसरे वाक्यों में एक संज्ञा द्वारा दूसरी संज्ञा को कार्य करने की प्रेरणा दी जाती। जैसे मोहन चिड़िया को उड़ा रहा है, तो मोहन प्रेरक संज्ञा है और चिड़िया को प्रेरणा दे रहा है, तो चिड़िया प्रेरित संज्ञा है, उड़ा रहा प्रेरणार्थक क्रिया है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया माँ आया से बच्चे को दूध पिलाती है। इसमें माँ आया को प्रेरित करती है और आया बच्चे को प्रेरित करती है। फिर छठा भेद है समापिका तथा असमापिका क्रियाएं, जिनके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि समापक का क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो वाक्य के अंत में आती हैं और जिनसे वाक्य समाप्त होते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, वे दौड़ते हैं,
मैं दिल्ली गया आदि। असमापिका क्रियाएं वाक्य को समाप्त नहीं करती हैं बल्कि अन्य कहीं या बीच में प्रयुक्त होती हैं। जैसे वह खेलते हुए बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं, तो खेलते हुए असमापिका क्रिया इसी तरह से। दूसरा उदाहरण, वह चलती हुई गाड़ी से कूद पड़ा, तो चलती हुई असमापिका क्रिया का उदाहरण है। इसके बाद पूर्वकालिक तथा तात्कालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया जिसमें कर प्रत्यय लगता है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राम पढ़कर सो गया, दिव्य खाना खाकर ऑफिस गया। तात्कालिक क्रिया भी मुख्य क्रिया से पहले ही संपन्न होती है, बस इसमें कर नहीं लगता है और क्रिया तुरंत होती। जैसे वह आते ही सो गया, वह बंदूक देखते ही बेहोश हो गया। हमारा अंतिम भेद है अनुकरणात्मक क्रिया। कुछ क्रियाएं ऐसी धातुओं से बनती हैं जिनकी ध्वनियों के अनुकरण से क्रियाएं बनती हैं, तो उन्हें अनुकरणात्मक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे हिन हिन से हिन हिनहाना, खट खट से खटखटाना। ठीक है, अब हम आगे आपको बताते हैं क्रिया के पद परिचय में काल का परिचय देना भी आवश्यक होता है। काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे कार्य व्यापार का समय और उसकी अवस्था का बोध होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। तो पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है इसलिए भूतकाल है, तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। तो इन तीनों वाक्यों से हमें अलग अलग समय का पता चलता है। तो इस आधार पर काल के तीन भेद होते हैं। वर्तमान काल जिसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं अर्थात जो समय चल रहा है। भूतकाल पास्ट टेंस जो समय बीत चुका है। भविष्य काल फ्यूचर टेंस जो समय आने वाला है। चलिए अब हम एक एक कर सबके बारे में जानते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, प्रियंका स्कूल जाती है। वर्तमान काल इन वाक्यों में पता चल रहा है कि सभी क्रियाएं वर्तमान समय में ही हो रही हैं और इनकी पहचान के लिए वाक्य में अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। इसके बाद भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। उपयुक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं। इसमें था, थी, थे लगता है या गया, गई, गए इस तरह से क्रिया का अंत होता है। भविष्य काल भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे। तो इनसे पता चलता है कि ये सब काम आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। इनकी पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा गे गे आते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्रिया का पद परिचय कैसे देते हैं। संज्ञा के पद परिचय में और सर्वनाम के पद परिचय में हमने आपको बताया कि उनका भेद, लिंग वचन कारक और कर्ता के साथ उसका क्रिया का संबंध बताना था। इसी तरह सर्वनाम में भी लिंग वचन कारक और क्रिया के साथ कर्ता का संबंध बताना था। बस सर्वनाम में एक पुरुष का परिचय और देना पड़ता है। आज हम आपको क्रिया का पद परिचय बताएंगे। जैसे अब शाम तक वर्षा हो सकती है, तो इसमें क्रिया क्या है? हो सकती है। तो ये क्रिया सकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग है,
क्योंकि वर्षा हो सकती तो क्या हो सकती है, क्रिया, तो कर्म लगा, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष है, भविष्य काल है और कर्मवाच्य की क्रिया का कर्म वर्षा है। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये भी सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, उत्तम पुरुष है, धातु खेल है और वर्तमान काल है, कर्तृवाच्य है, क्रिया का कर्ता मैं है और क्रिकेट का कर्म क्रिकेट है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, ताजमहल का सौंदर्य अद्भुत है, इसमें क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, वर्तमान काल है, कर्तृवाच्य है और क्रिया का कर्ता ताजमहल है। नेक्स्ट वाक्य है, बालक खेलता है। खेलता है क्रिया भी अकर्मक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, धातु खेल है, कर्तृवाच्य है, वर्तमान काल है और क्रिया का कर्ता बालक है। ओके स्टूडेंट्स, आपको जो वीडियो में कंटेंट दिया है उसे और जो प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स अपनी बुक देखकर सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड स्टे होम।